हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में जो हमारा अनसोल्ड पेपर चल रहा था, तो आज हम उसी अनसोल्ड को कंप्लीट करेंगे। हमारी पिछली क्लास में जो क्लास 10th के लिए अनसोल्ड पेपर चल रहा था, उसमें हमने 5वें के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 5वें के थर्ड पार्ट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5वें के थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख है तो सिद्ध करना है हमें। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, a, 0, अगला पॉइंट दे रखा है 0, b और तथा x, y। ये तीनों बिंदु दे रखे हैं और क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि ये संरेख है। संरेख बोला गया है और हमें प्रूफ करने के लिए कहा है कि x/a, हमें ये सिद्ध करके लाना है x/a प्लस का y/b इक्वल्स टू 1, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले जो हमें इस बात की कंडीशन को पता होना चाहिए कि यदि 3 पॉइंट्स है, 3 बिंदु है, अगर उन्हें संरेख कहा गया है तो संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में होना, कोलिनियर बोलते हैं जिसे हम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि तीनों बिंदु संरेख बोलते हैं तो हमें क्या करना है, हमने एक सूत्र पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है ना, तो हमें वही फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ। और यदि उसने संरेख बोला है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के केवल मान लेकर चलते हैं और वहां से इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल का फार्मूला है, उसके एरिया को हम क्या लेकर चलेंगे, 0। क्यों लेकर चले 0? क्योंकि संरेख की कंडीशन होती है कि संरेख के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यदि 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है, और यदि ये तीनों बिंदु संरेख है, एक ही रेखा में होंगे, जो उसने बोला भी है संरेख है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लेकर चलेंगे, त्रिभुज का 0। आपको फॉर्मूला पता होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले पॉइंट को x1 y1 बोल देंगे, दूसरों को x2 y2 और फिर x3 y3। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू आपको पता होगा क्या दे रखे है, a, y2 की वैल्यू b माइनस y3 की वैल्यू y है, प्लस का x2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 0, प्लस x3 की वैल्यू x y1 0 माइनस y2 b इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, 1/2 a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab माइनस ay। ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, क्योंकि 0 गुना में है तो सबको 0 कर देंगे, ये 0 हो गया। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का bx इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1/2 उधर पहुंच जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बचेगी ab माइनस ay माइनस bx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये 2 भी 0 में पहुंच गया उधर, तो हम क्या करेंगे, ए बी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी माइनस का बी एक्स बराबर माइनस का ए वाई। ए बी को हम किधर ले जाएंगे, बराबर से उधर, तो ए बी का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे देखो क्या होगा इसमें, हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी इक्वेशन बनकर आई है, इसे माइनस ए बी से पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, ये प्रूफ करने के लिए माइनस ए बी से समीकरण 1 मान लेते हैं हम इसे, समीकरण 1 को भाग देने पर, तो हम इसमें माइनस ए बी से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे। इस समीकरण को माइनस ए बी से क्यों भाग दे रहे हैं, देखो यहाँ तक अगर हमारी कैलकुलेशन बनके ये इक्वेशन आ जाती है तो हमें एक बात समझनी है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें इक्वल में 1 लाना है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ 1 कैसा आएगा, जब मैं ए बी से भाग कर दूंगा वो भी माइनस से, तभी तो 1 आएगा। तो हमने पूरी माइनस ए बी से पूरी इक्वेशन को भाग दे दिया, जिससे यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ 1 बनेगा तो ये अपना आप ही प्रूफ हो जाएगा इधर वाली साइड।
तो डिवाइड करते हैं समीकरण 1 को, ए बी से भाग करना है। समीकरण 1 ये है बराबर, तो माइनस ए बी से पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन के आएगा, माइनस ए खत्म हो जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा एक बार। ठीक है, तो इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी वाई अपॉन बी माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन ए बराबर 1। कहना मतलब ये है कि हमारा ये प्रूफ हो चुका है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या करना था, ये 3 पॉइंट्स दिए थे, संजय बोल रहा था और हमें ये प्रूफ करके लाना था। तो हमें क्या करना है, हमें केवल क्या करना है, तीनों बिंदु के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 0 के इक्वल लेकर चलना है। फार्मूला आपको पहले से ही पता होगा, ये बिंदु इसमें पुट कर देगा, ये x1 y1 x3 ये सभी मान y2 के मान इसमें रख देगा। बस हमें इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम पॉइंट्स इसमें पुट करते हैं इन्हें ध्यान से रखना है। अगर पॉइंट रखने में गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन लास्ट तक गलत हो जाएगा। तो हमें ये बिंदु रख देना है, कैलकुलेशन है थोड़ी, ये 1/2 उधर पहुँच के 0 में, तो ये बचा इस तरह से। हमने माइनस ए बी से भाग क्यों करी आपको बता ही दिया मैंने। क्या करना था, ये बराबर में 1 लाना था, तो हमने माइनस ए बी जो बराबर में उसी संख्या से पूरी समीकरण को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जो बराबर में हमारे माइनस ए बी था। अब इस क्वेश्चन के साथ अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने उतार लिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। माध्यिका का क्वेश्चन है। बारंबारता सारणी में माध्यिका ज्ञात करनी है। सारणी दे रखी है तो हम सारणी कुछ इस तरह से बना लेंगे। 5वें का 4th पार्ट है, एक है। इस तरह से उसने वर्ग अंतराल दिए हैं, बारंबारता दी है, माध्यिका ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जिन क्वेश्चन में माध्यिका ज्ञात करनी होती है, वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और बारंबारता क्या दी है, 4, 13, 18, 9, 6। माध्यिका ज्ञात करने। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का आ जाता है। तो हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, तो जब भी माध्यिका ज्ञात पूछता है तो हमें इसमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये अपने दौर से फाइंड कर लेनी है। कैसे निकालना है, इसे हम CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये खाली है F फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। निकालने का तरीका क्या है, संचयी बारंबारता। इसे निकालने के लिए वो सिंपल तरीका लगाना है हमें, जो हमारी बारंबारता दे रखी है उसी की मदद से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता पहली जो है हमारी स्टार्ट हो रही है 4 से हो रही है, तो यहाँ 4 ही लिखेंगे। अगली जो संचयी बारंबारता जो निकालेंगे, इस 4 में 13 को ऐड कर देंगे, तो 4 में 13 जोड़ोगे तो कितना रहेगा, 17। फिर उससे अगले अगर हमें संचयी बारंबारता निकालनी है तो जो 17 आई उसे हम अगली बारंबारता में जोड़ देंगे, तो 17 और 18 को जोड़ोगे कितना रहेगा, 35। 35 को 9 में जोड़ेंगे तो 44, और 44 को 6 में जोड़ेंगे 50। ये हमारा संचयी बारंबारता आ जाती है। ठीक है, यहाँ हम योग निकल लेंगे जिसे बोलते हैं हम सिग्मा F। तो फ्रीक्वेंसी का योग याद जोड़ के देखेंगे, ये 85 आएगा जितना ये आई थी हमारे संचयी बारंबारता लास्ट वाली। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या काम करा है, ये दिया था वर्ग अंतराल, बारंबारता दी थी, हमने निकाल लिया संचयी बारंबारता। क्या तरीका था, जो बारंबारता दी गई थी
उसकी फर्स्ट वाली संचय बारता वही रखेंगे, फिर उसमें संख्या को जोड़ते हुए चलेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4 में 13 जोड़ेंगे 17, तो 4 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17, 17 में 18 जोड़ेंगे कितना आ गया 35, 35 में 9 जोड़ का आ गया 44, 44 में 6 जोड़ का आ गया 50। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें संचय बारता निकालनी है। करना वही है कि हमें जोड़ते हुए चलना है बारता की मदद से। 4 तो ऐसे ही लिखा जाएगा पहला नंबर, तो फिर 4 में 13 जुड़ते रहेगा 17 आएगा, 17 में 18 जोड़ेंगे तो अगली संचय बारता आ रहेगी 18, 35 से करके 35 में 9 जोड़ेंगे तो अगली संचय बारता आ रहेगी 44 में 6 जोड़ेंगे 50। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है? हमें निकालनी है माध्यिका। तो माध्यिका का हमारे पास सूत्र पता होना चाहिए। माध्यिका निकालने के लिए हमारा सूत्र जो होता है ME बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुना H। अब इसमें आपको सूत्र में ये बात पता होनी चाहिए कि L कैसे निकल लेंगे, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, N क्या है। तो N जो होती है, जो बारताओं का योग होता है, उसे हम बोलते हैं N। कितना आया था हमारा 50, इसे हम सिग्मा F भी बोल सकते हैं। तो n/2 कितना आ जाएगा 50 को यदि हम भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमें इन क्वेश्चन में क्या देखना है कि इस बारंबारता के अंदर सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? 18 है। ये बारंबारता है। बारंबारता मतलब होता है फ्रीक्वेंसी किसी चीज का बार बार आना। जैसे तुम्हें एक उदाहरण से बताऊं, 0 से 10 अंतराल है, इस अंतराल को कितनी बार आ रहा है? ये 4 बार आ रहा है। 10 से 20 का जो अंतराल है वो कितनी बार आ रहा है? 13 बार आ रहा है। तो किसी चीज की आवर्ती होती है। ठीक है, तो 20 से 30 सबसे ज्यादा जो इंटरवल आ रहा है, सबसे ज्यादा इंटरवल कौन आ रहा है? ये 18 बार। तो ये हम मान लेंगे, इसे मान लेंगे F। और जो सा अंतराल आ रहा है उसमें जो सबसे छोटी सीमा है 20 से 30 में सबसे छोटा क्या है? L, उसे हम मान लेंगे L 20। ठीक है, और CF मानने जाएगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल ली हमने F, उसके ठीक ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारता। ठीक है, H क्या होगा? इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू हम लिख लेते हैं। L कितना आएगा? 20 आएगा। n/2 हमने निकाल लिया 25, CF 17, F कितना है 18 और H कितना रहेगा 10। H कैसा आया 10? H होगा इन दोनों के बीच का इंटरवल का डिफरेंस। तो एक बार मैं ये सारी वैल्यू बता देता हूँ कैसे निकालनी है। तरीका क्या है कि फ्रीक्वेंसी में जो बारंबारता दी गई है, सबसे ज्यादा बारंबारता को हम F मान लेंगे। तो सबसे ज्यादा बारंबारता मान ली हमने F 18। उसके ठीक सामने वाला जो अंतराल होगा उसमें जो छोटी वैल्यू होगी उसे मान लेंगे L 20 हो गया है। और जो हमने बारंबारता माननी है इसके ठीक इधर वाली बारंबारता, एक ऊपर वाली संचय बारंबारता CF हो जाएगी। तो संचय बारंबारता, ये 4 संचय बारंबारता है, इनमें से हमें कौन सी लेनी है? इनमें से हमें वही लेनी है जो इससे ठीक ऊपर वाली हो, जो हमने बारंबारता ली है इसके ऊपर वाली। और H क्या होगा? H होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कितने अंतर पर चल रही है? 10 के अंतर पर। ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो L कितना आ जाएगा 20, n/2 मतलब 25 आ गया इसका मान, माइनस 17 अपॉन 18 गुना 10। तो इसे सोल्व कर लेंगे। इसे काट लो, ये 9 बार कट गया 2 से, 2 पंजे 10, 25 में 17 का कितना आएगा 8, 8 की 5 में गुना कर लोगे तो 8 पंजे यहाँ आ जाएगा 40/9, और 40 को 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा 4.44। तो टोटल आंसर आ जाएगा 24.44। ये हमारी माध्यिका निकल गई। ठीक है, अब हम इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा, छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हमें क्या करनी है? छठे क्वेश्चन में हमें एक बेलन दिया गया है, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं। एक बेलन बना लेंगे, ठीक है, इसके दोनों सिरे अर्धगोले बना देंगे। इस तरह से कैप्सूल टाइप का एक बेलन है। और क्या कहा है, इसकी जो ऊंचाई है पूरे ठोस की वो 20 दी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का ये ठोस ऊंचाई है। ये पूरा ठोस बना है। ठोस कैसा बना है? बेलन और अर्धगोले के से मिलकर। ठीक है, और क्या कहा है उसने क्वेश्चन में? व्यास दिया है बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, दोनों 7 ही हो गए।
ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो देखो करेंगे कैसे हम इसे हम छठा क्वेश्चन का क्या पार्ट, ठोस की ऊंचाई, पूरे ठोस की ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। आपको पता है, चित्र में आप देख रहे होगे, जो बेलन और अर्धगोले दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, आधार मतलब ये जो भाई, ये इसका आधार है और ये इसका आधार है, तो दोनों का आधार क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनकी जो त्रिज्या होगी, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी क्योंकि आधार सेम है। कितनी हो रहेगी त्रिज्या, आर बराबर व्यास की अद्धि 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है सारी बात। अब हम इसमें क्या कहा है कि आयतन निकालना है। आयतन के लिए हमें सबसे पहले बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए। बेलन की कैसे ऊंचाई निकाल लेंगे, बेलन की ऊंचाई h कैसे निकालते हैं, तो आपको एक बात ध्यान से समझनी है बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, कि यदि देखो अर्धगोले की और इस बेलन की त्रिज्या सेम है, और आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वो अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होती है। तो ये जो अर्धगोले की ऊंचाई होगी ये उतनी ही उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यदि मैं इस पूरे बेलन की ऊंचाई में से, पूरी मतलब पूरी आकृति की ऊंचाई में से क्या काम कर दूं, ये दोनों अर्धगोले की ऊंचाई घटा दूं, इसे भी घटा दूं और इसे भी घटा दूं, तो बचे किसकी, बेलन की ऊंचाई निकल कर आएगी। चलो देखते हैं कैसे घटाते हैं। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे ठोस की ऊंचाई, ठोस की ऊंचाई में से क्या घटा देंगे, क्या घटा देंगे, दोनों अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले हैं तो हम क्या करेंगे, एक अर्धगोले की ऊंचाई घटाएंगे, एक अर्धगोले की ऊंचाई घटाएंगे और 2 से गुना कर देंगे, दोनों की घट जाएगी। ठीक है, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होती है। हमेशा याद रखो, कोई भी अर्धगोला हो उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी। अब ठोस की ऊंचाई 20 है, -2 गुना अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7/2, 2 से 2 घट गया तो 20 में से 7 गए, 13 सेंटीमीटर, ये आ गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, ठोस का आयतन। तो ठोस किस चीज से मिलकर बना है, बेलन और अर्धगोलों से। तो ठोस का आयतन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बेलन का आयतन में क्या जोड़ दो, भाई बीच में बेलन है, इसमें दोनों अर्धगोले का आयतन को जोड़ दो, 2 गुना अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन πr²h, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ये अर्धगोले का आयतन लग गया, ये 2 पहले से ही था। इसमें से चाहो तो πr² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा h + 4/3r। सारी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, h कितना है हमारा ऊंचाई, ऊंचाई किसकी रखनी है, बेलन की, h है हमारा 13, 4/3 गुना r की वैल्यू 7/2। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लियो, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लोगे तो आगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन को मैं साइड में लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, 7/2, इसे ऊपर देख लेते हैं हम।
पाई आर स्क्वायर, इसमें हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस 4/3 r। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर कितना है 13, 4/3 गुना 7/2। इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला जो पार्ट है उसमें क्या कहा है उसने, छठे का सेकंड पार्ट। छठे के सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है, इस तरह की कोई आकृति बना के दे रखी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये O है, ये A है, ये D है, C है और B है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है उसने क्वेश्चन में दिया है OA गुना OB बराबर OC गुना OD। ये चीज गिवन है और हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C के हो तथा कोण B बराबर कोण D के। तो पत्ती प्रूफ शुरू करते हैं। कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे हम इसके अंदर। देखो, हम पहले दो त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर। एक त्रिभुज ये वाला जिसका नाम है AOD और एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज BOC। इन दोनों त्रिभुज के अंदर हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे जो चीज दी है उसने क्या दिया है, OAOB गुना OCOD। हम इसमें क्या करेंगे, OA के अपोन बटे में ले आएंगे OC को भाग में और OD के भाग में ले जाएंगे OB को। हुआ क्या है, ये इधर चला गया है, ये उसके उधर चला गया। ठीक है, जो चीज गुना में होती है वो बराबर से उधर भाग में जाएगी। ये इसके भाग में चला गया, ये इसके भाग में। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये है भुजाएं। क्या है, भुजाएं किसकी है, दोनों त्रिभुज की, OA का OC के साथ और OD का OB के साथ अनुपात बन रहा है। इस त्रिभुज की वाली भुजा और इसकी इस वाले त्रिभुज की भुजा, ऐसी इस त्रिभुज की हो और इसकी भुजा ये, तो दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। साथ के साथ कोण AOD और कोण BOC भी आपस में बराबर है। किस कंडीशन से, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा बनते हैं ये और ये। ठीक है, तो ये कोण इसके आपस में बराबर हो गया। तो अब हम देख रहे हैं दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण, तो इसलिए त्रिभुज AOD समरूप हो गया त्रिभुज BOD के। कौन सी कंडीशन से, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से समरूप हो गया। और आपको एक कंडीशन पता होगी कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या नियम लगेगा, उनके संगत कोण आपस में बराबर हो गए। तो कोण A कोण C के बराबर, कोण B कोण D के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। कैसे प्रूफ हुआ है, आपको कंडीशन बताई गई है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होगा, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं और तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और यदि हमने साइड एंगल साइड से उन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया है तो सिंपल सा बात कहेगी कि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो गए। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है, तो इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, ये दोनों ये जो संगत कोण हो गए आपस में बराबर हो गए, अनुपात नहीं कोण बराबर हो गए आमने सामने वाले। ठीक है, तो ये हमारा कोण प्रूफ हो गया। इस कोण को इसके बराबर रख दिया हमने, इसको इसके क्यों रखा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल समरूप ला दिए हमने, प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। छठे का गैप, छठे के गैप में क्या करना है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना दिया है 12, तो हम दो अंकों की एक संख्या मान लेंगे। इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। संख्या कैसे बनेगी, इकाई के अंक में 1 से गुना करो, दहाई के अंक में 10 से गुना करो, तो संख्या बन गई x प्लस 10y। इकाई x दाई y, तो संख्या होगी x प्लस 10y। उसने कहा है यदि संख्या के अंकों का योग 12 है, इन दोनों अंकों का योग कितना है, x प्लस y बराबर 12। इक्वेशन फर्स्ट।
अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो अंकों के स्थान बदल दो। क्या करो, जहाँ y था वहाँ, जहाँ x था वहाँ y ले आओ, और जहाँ y था वहाँ x ले जाओ। ठीक है, इस काम को करने के बाद क्या होगा, यदि अंकों के स्थान बदल दिए गए तो जो संख्या मिलेगी दी गई संख्या से 18 अधिक होगी। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक होगी। यह संख्या 18 अधिक होगी। ठीक है ना, इन आपस में बराबर रखेंगे। तो यदि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल जाए तो यह संख्या 18 ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कहा उसने। तो प्राप्त संख्या 18 अधिक होगी। जो संख्या दे रखी थी, क्या दे रखी थी, x प्लस 10y से 18 अधिक होगी। कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगी भाई इसके अंदर। ठीक है, जो हमने जो संख्या अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या आई वो जो हमें संख्या दी गई थी उससे 18 एक्स्ट्रा होगी। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो इक्वेशन बनकर आ जाएगी इस तरह से, नो एक्स माइनस नो वाई बराबर 18। इसे सोल्व x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लेकर आना है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अगला पार्ट जो है छठे का गया है, उसमें क्या करना है, एक त्रिभुज ABC दिया है। ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है, इंटरनल एंगल दिए गए हैं। और हमें क्या कहा है, प्रूफ करने के लिए सिद्ध करो cos B प्लस C बराबर cos माइनस cos A। ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल बना लो एक छोटा सा, ठीक है ना, ABC, एक तीन इंटरनल एंगल हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, A प्लस B प्लस C बराबर 180। ये हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, B प्लस C को यहीं रखेंगे, 180 माइनस A उधर ले गए, बराबर से माइनस का हो गया। दोनों तरफ कोस ले लो, तो यहाँ रहेगा कोस B प्लस C और यहाँ रहेगा कोस 180 माइनस A। अब क्या करना है, ये तो इधर वाली साइड तो प्रूफ हो चुकी है, ये लाना था हमें प्रूफ कर गए। अब आपको पता है क्वार्टन सिस्टम से 180 में से यदि हम कुछ घटाएंगे तो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में नो चेंज और कोस क्या होता है माइनस का, और यही हमारा प्रूफ हो चुका है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 7वां। इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी पर जा रही है, तो दूरी कितनी दी गई है, 360। ठीक है ना चाल पता है ना समय पता है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में सूत्र लगा के देंगे इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। इन क्वेश्चनों के मैं हिंट दे रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। पूरे क्वेश्चन को करके मुझे आंसर बता देना है आपको। चाल x मान लेंगे, दूरी 360 दी गई है, टाइम मान लेंगे t, तो यहाँ से t का मान कितना रहेगा, 360 बटे x। फिर सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है, उसने कहा है यदि हम क्या करें, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो चाल अब x की जगह क्या आ जाएगी, x प्लस 5। फिर सूत्र यही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल यदि 5 बढ़ गई, दूरी तो उतनी रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टाइम क्या तो रहेगा, 1 घंटा कम हो जाता है। x प्लस 5, इसकी इधर में t माइनस 1 बराबर 360। t की वैल्यू जो ऊपर से है उसे यहाँ पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, x का मान निकल कर जाएगा। द्विघात समीकरण बनेगी पहले, फिर उसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह से इसका आठवें में एक और पार्ट दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। और साथ में एक कंडीशन दी है कि x का मान ना तो 4 रखना है ना 7। ये दोनों x नॉट इक्वल -4 और 7, मतलब यदि मैं -4 रख दूंगा तो बटे में 0 बन जाएगा, और 0 का मतलब आपको पता ही है अनंत अपरिभाषित। तो ये वैल्यू x की नहीं रखनी है, ये बस एक तरह की हमें शर्त दी गई है कि इस क्वेश्चन की शर्त है कि ये वैल्यू हमें नहीं रखनी है। और इस क्वेश्चन को इससे और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 और बटे में x प्लस 4 गुना x माइनस 7। आगे आपको पता ही है कैसे सोल्व करना है। ब्रैकेट खोल कर चिन्ह बदल देंगे, इसके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेनली हमने छठे क्वेश्चन के 4th पार्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां क्वेश्चन जो है आपको हिंट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट ये है 7वें का, करके देखना है। तो दिक्कत है कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आएगी आपकी। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला है, इसे भी आपको कर लेना है, जो आंसर है जो बता देना है। इसके लास्ट के जो 2 पार्ट दे गए हैं वह है रचना वाले। तो त्रिभुज की रचना के लिए अगर आपको कोई समस्या है इस टॉपिक के अंदर तो इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी, तो आपको इन्हें कंप्लीट कर लेना है, ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को करते चलना है। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स हैं जिन्हें भी सबको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।